हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 12 तक सॉल्व किया था और 13 आपके लिए छोड़ा था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। 14 क्वेश्चन से हम आज की बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों, ये डायग्राम जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए चाहिए। मैंने ड्रॉ करके रखा है। पहले हम इस जगह में ये आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर 18 के वक्त इसको ध्यान में लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 14 जो है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 and 50। Find the sum of odd numbers, okay, between 0 and 50। यानी 0 के बाद तुरंत फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 1। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 3, 5, 7 and so on, and last odd number will be 49, right? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 0 और 50 के बीच में हमारे पास ये ऑड नंबर्स है जिसका हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास SN की दो फार्मूला है और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, लेकिन ये टर्म का नंबर क्या है n तो फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, हियर a is equal to 1, d is equal to 3 minus 1 यानी 2 and an is equal to 49। ओके, सो an का फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1 into d। therefore 49 is equal to 1 plus n minus 1 into 2। therefore 1 इस तरफ आएगा, सो 48 अपॉन ये 2 इस तरफ जाएगा, सो n minus 1 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, 2 24 से और प्लस 1, सो 25। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 25। अब हमें उसका सम फाइंड करना है, वो तो आसान है। सो S25 विल बी इक्वल टू 25/2 इंटू, एक बार फॉर्मूला तो बच्चों लिखना ही चाहिए। Sn इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into d। therefore S25 is equal to 25/2 into 2 into a is 1 plus n minus 1 यानी 24 और d की वैल्यू 2। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 25/2 इंटू, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 24 2 ज़ा 48 प्लस 2 यानी 50, सो 20 और 20 का स्क्वायर 625। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 0 और 50 के बीच में जो सारी ऑड टर्म्स है उनका सम होगा 625। ओके, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 जो है उसमें वर्बल प्रॉब्लम है बच्चों, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम देख के डर नहीं जाना। सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसान हैं। सिर्फ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या है, आपकी डे टू डे लाइफ में जो सिचुएशंस अकर होती है उस पर बेस्ड है, इसलिए थोड़ा सा उसको आपको ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा बार पढ़ के आपको सिचुएशन समझनी होगी। वो आप अगर ढंग से समझ गए और अगर आपने डेटा निकाल लिया कि क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, तो आपके लिए काम बिल्कुल आसान रहेगा। अब ये सारे 15 ऑनवर्ड जो भी सम है वो सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन कहीं भी आपको डरना नहीं है, सारे एकदम ईजी है। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क का है जो उसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसमें ये कंडीशन है
कि भाई आपको इतने दिन में ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट कर देना है। अगर उतने दिन में आप नहीं कर सकते हो तो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। जैसे तय हुआ था कि आपको 30 डेज़ में कंप्लीट करना है, आपने 30 डेज़ में कंप्लीट नहीं किया लेकिन 31 डेज़ लगे आपको, तो एक दिन ज़्यादा लगा, यानी आपको ₹200 पेनल्टी देनी पड़ेगी। 250 फॉर द सेकंड डे, यानी अगर आपने 2 दिन ज़्यादा लिए तो सेकंड डे के लिए आपको ₹250 देने पड़ेंगे, यानी फर्स्ट डे के लिए 200 और सेकंड डे के लिए 250, यानी एवरी डे आपकी पेनल्टी जो है वो 50 रुपीज़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि थर्ड डे के लिए 300 है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 more than the preceding day. Okay. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? Okay. कुछ वजह रही होगी, तो जितना तय हुआ था उससे 30 डेज़ जितना ज़्यादा लग गया, यानी एक दिन ज़्यादा लगा उसका आपको 200 देना पड़ेगा, एक और यानी सेकेंड डे ज़्यादा लगा उसके लिए 250, थर्ड डे के लिए 300 एंड सो ऑन। ओके, सो सॉल्यूशन जो है आपका, देखिए पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे तो क्या होगी ₹200, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे तो ₹250, पेनल्टी फॉर थर्ड डे तो ₹300 एंड सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर लिस्ट ऑफ टर्म्स, और हमें वैसे तो कह ही दिया है कि एवरीडे 50 से बढ़ रही है, सो कॉमन डिफरेंस इज 50। सो AP आपका क्या हो गया, AP इज 200, 250, 300 अप टू 30 टर्म्स, क्योंकि 30 डेज डिले हुआ है, राइट। तो पेनल्टी यानी कि इसका सम क्या होगा ये फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपके पास डेटा में A इज इक्वल टू 200 है, D इज इक्वल टू 50 है, N इज इक्वल टू 30 भी है, और आपको फाइंड करना है S30। कितना आसान है देखो बच्चों, राइट। सारे नंबर्स अवेलेबल है, सिर्फ आप फॉर्मूला में डाल दीजिए Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। देयरफॉर Sn यानी 30, सो 30/2 इंटू 2a, a यानी 200 प्लस n-1 यानी 30-1 यानी 29 इंटू D यानी 50। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 30/2 यानी 15, और यहाँ आपके पास 400 हो जाएगा, और ये 29 इंटू 50 करेंगे तो 1450 मिलेगा आपको, दैट इज़ 1850 यानी 1500 इंटू 1850, सॉरी 15 इंटू 1850, और वो मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा 27750। क्वेश्चन नंबर ये है 15, या सो यस, ये आपका आंसर आएगा ₹27750। आपको फाइनल आंसर इस तरह लिखना चाहिए बच्चों पूरे सेंटेंस में कि कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे ₹27750 एज पेनल्टी। ओके, अब क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 भी इंटरेस्टिंग है और वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance.
if each price is ₹20 less than the preceding price. Find the value of each of the prices. देखिए बच्चों, टोटल मेरा बजट 700 रुपीज़ है, मतलब मुझे 7 प्राइस देने हैं और मेरा बजट उन प्राइजेस के लिए 700 रुपीज़ है, लेकिन सारे प्राइस इक्वल नहीं है, यानी 100 का ईच ऐसा नहीं है. ईच प्राइस वैल्यू डिक्रीजेज बाई ₹20 देन इट्स प्रीवियस प्राइस. यानी अगर फर्स्ट प्राइस की आप कॉस्ट 100 है तो नेक्स्ट की 80, फिर 60 वगैरह. तो अब हमें फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ ईच प्राइस क्या होगी. ठीक है, देखिए बच्चों, सम ऑफ ₹700 और वो 7 टर्म्स में मुझे डिवाइड करना है. सो मेरे पास फर्स्ट डेटा है S7 दैट इज इक्वल टू 700, N इज इक्वल टू तो 7. और फिर ये कहा गया है कि ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि इनडायरेक्टली आपको क्या कहा है, D इज इक्वल टू -20. ओके, देखिए बच्चों, S7 इज इक्वल टू दिस एंड D इज इक्वल टू -20. अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ईच प्राइस. ठीक है, देखिए बच्चों, SN का फॉर्मूला क्या है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. देयरफॉर 700 इज इक्वल टू N यानी 7/2. A पता नहीं है और N-1 यानी 6. ओके, 7-1 इंटू -20. देयरफॉर देखिए बच्चों, 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2A माइनस ये हो जाएगा -120. 6 इंटू -20, सो -120. तो पहले हम 7/2 को इस तरफ ले आते हैं और फिर इस -120 को इस तरफ ले लेंगे. सो +120 इज इक्वल टू 2A, यानी ये 7 से 100 320 इज इक्वल टू 2A एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू 160. वेरी गुड, यानी कि आपका फर्स्ट प्राइस जो है वो 160 होगा और फिर ईच प्राइस यू हैव टू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय ₹20. सो आपकी टर्म्स जो फर्स्ट प्राइस ₹160, सेकेंड क्या होगा 160 -20 यानी ₹140. उसी तरह थर्ड ₹120, इसमें से 20 कम कर दिया. फोर्थ प्राइस ₹100, फिफ्थ ₹80, सिक्स्थ प्राइस ₹60 एंड सेवेंथ प्राइस ₹40. और अब आप बच्चों इसको ऐड करेंगे, आप 160 + 140 यानी 300, 420, 520, 600 और ये 100, 700 को आपने 7 प्राइजेज में डिवाइड कर दिया एंड हर प्राइस की वैल्यू प्रीवियस प्राइस से ₹20 जितनी कम है. ओके, सो ये हो गई वैल्यू ऑफ ईच प्राइस. ठीक है, क्वेश्चन 17 में बच्चों ट्री प्लांटेशन की बात है और अभी एनवायरनमेंट डे 5 जून को हमने सेलिब्रेट किया. तो ऐसे ही कुछ अच्छे विचार के साथ ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं. इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. अच्छा, क्राइटेरिया क्या बना, ट्री प्लांट्स करने हैं, लेकिन क्या क्राइटेरिया है. इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying.
Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. Okay, there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और इजी भी है. देखिए, ट्री प्लांट्स करने का क्राइटेरिया क्या है? हर क्लास या तो हर स्टैंडर्ड, जितना जो स्टैंडर्ड में है उतने नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांट करेगा. यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक सेक्शन, क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, एक प्लांट ट्री जो है वो प्लांट करेगा. लेकिन ऐसे 3 सेक्शंस है, ईच सेक्शन विल प्लांट 1 ट्री. इसी तरह सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो हर सेक्शन 2 प्लांट्स, आई मीन 2 ट्रीज प्लांट करेंगे, यानी 2 + 2 + 2. थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो 3 प्लांट्स, मतलब पूरा क्लास सेक्शन 1 सेक्शन विल प्लांट 3 ट्रीज, और ऐसे 3 सेक्शन है. ऐसे करते करते हमें 12 तक जाना है. ओके, और फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट हुए वो फाइंड करने हैं. ठीक है, तो देखिए ये है क्वेश्चन 17 आपका. यस, फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 और 3 सेक्शंस लिख लेते हैं. 3 सेक्शंस, क्योंकि हर एक में 3 सेक्शंस है. 3 sections of standard 1 will plant 3 into 1 is equal to 3 trees. इसी तरह 3 sections of standard 2 will plant 3 into 2 is equal to 6 trees. 3 sections of standard 3 will plant 3 into 3 यानी कि 9 trees. इसी तरह 3 sections of standard 12 will plant 3 into 12 यानी कि 36 trees. अब देखिए बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन हो गया. आपको मिल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? सो AP क्या बन गया आपका? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 36. अब आपको इसका सम फाइंड करना है. कितना सिंपल है. A इज इक्वल टू 3 और D भी 3 है और N भी पता है. देयरफॉर S12 टर्म्स आपको फाइंड करनी है. इस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 12 टर्म्स है. ओके, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Therefore S12 is equal to n by 2 2a. A is 3, 12 minus 1 यानी 11 into d भी 3 है. So that is 6 into 2 3s are 6 plus 33. So 39 into 6. 46 या 240 होता है तो 234. 6 कम करने पड़ेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड विल बी 234. ओके, अब बच्चों हमारा ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 18. क्वेश्चन 18 में क्या हो रहा है, उनका डेटा आगे वाले पेज पे है और ये डायग्राम पीछे पेज पे है, इसलिए समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. इसलिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए यहाँ ड्रॉ करके रखा है. देखिए बच्चों, क्वेश्चन 18 में क्या है? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter and so on as shown in figure. This, what is the total length of such a spiral made of
13 consecutive semicircles and take pi is equal to 22/7. देखिए बच्चों, अब फिर से पढ़ते हैं. अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स. अब देखिए, ये जो है ना मेरा, ये फर्स्ट सेमी सर्कल है. यहाँ से शुरू करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज माई फर्स्ट सेमी सर्कल. दिस इज माई सेकेंड सेमी सर्कल. यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से शुरू करके ये जो शुरू हुआ, दैट इज़ माई थर्ड सेमी सर्कल. और फिर आपकी बुक में ये एक और भी बताया है, लेकिन थर्ड से भी आपको समझ आ जाएगा. देखिए, सो ये सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए एंड रेडियाई 0.5. देखिए, हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल जो है ना, वो ए से शुरू होता है और उसके रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है. इसलिए अच्छा, अब लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है बच्चों? उसका सरकमफ्रेंस, राइट? और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, लेकिन यहाँ सेमी सर्कल है, सो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विल बी गिवन बाय πr. यानी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या होगी? तो देखिए, सेंटर ए है फर्स्ट के लिए और रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है. यानी हम ये लेंथ की बात अभी कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज पाई इंटू आर एंड दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5. दैट इज 0.5 सेंटीमीटर्स, 0.5 पाई सेंटीमीटर्स. बच्चों, उन्होंने पाई को 22/7 लेने के लिए कहा है, लेकिन अभी टाइम बीइंग हम पाई को पाई रखते हैं. एंड में पाई की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है? लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल. देखिए, अब सेकेंड सेमी सर्कल यानी आपका ये वाला, राइट? अब ये सेमी सर्कल के लिए रेडियस जो है वो आपकी 1 सेंटीमीटर और सेंटर जो है वो आपका बी बन गया है. बी सेंटर है और बी सेंटर से 1 सेंटीमीटर की आपने आर्क ली और फिर आपने ये सेमी सर्कल बनाया. तो इसकी लेंथ जो होगी दैट इज़ πr, वो भी लेकिन पाई इंटू 1 यानी कि पाई सेंटीमीटर्स. लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल वो भी πr ही होगी, या इसको πr1, πr2, πr3 बोल दो तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? तो अब थर्ड सेमी सर्कल आपका ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है. अब देखिए, ऑल्टरनेटली यानी फर्स्ट के लिए सेंटर ए था, फिर सेकंड के लिए यानी कि 1 सेंटीमीटर वाले के लिए आपका सेंटर बी बना. अब फिर से सेंटर ए बन रहा है और आपकी रेडियस क्या बन रही है? 1.5 सेंटीमीटर. यानी ए को आपने सेंटर लिया और 1.5 सेंटीमीटर आपने आर्क ली ये, और फिर ये आपने सेमी सर्कल बनाया, राइट? या फिर यहाँ से शुरू, यहाँ से अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ से ऐसे बनाए, 1 एंड सेम. सो दैट इज़ पाई इंटू 1.5 यानी 1.5 पाई सेंटीमीटर्स. तो बच्चों, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. देखिए, एपी आपका क्या बन रहा है? फर्स्ट टर्म इज़ 0.5 पाई, सेकेंड टर्म इज़ पाई, थर्ड टर्म इज़ 1.5 पाई, फोर्थ टर्म आपकी होगी 2 पाई एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स, क्योंकि 13 सेमी सर्कल की हमें लेंथ फाइंड करनी है. तो बच्चों, अब आपको डेटा आपका रेडी हो गया. देखिए, व्हाट इज़ ए इज़ इक्वल टू पॉइंट यानी 0.5 लिखो, 0.5 पाई. डी इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 1 पाई, या तो पाई माइनस 0.5 पाई, पाई कॉमन लेंगे, 1 माइनस 0.5 विल बी 0.5, सो वो भी 0.5 पाई हो जाएगा.
एंड एन आपका है 13 सेमी सर्कल्स की आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Therefore S13 is equal to 13 by 2 into 2 into 0.5 pi 0.5 pi plus n minus 1 यानी 13 minus 1 यानी 12, वो भी 0.5 pi। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 13 by 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 0.5 दैट विल बी 1, सो दिस इज पाई, और ये 12 इंटू 0.5 किया तो 6 पाई। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 13 बाई 2 इंटू ये पाई प्लस 6 पाई यानी 7 पाई, और अब हम वैल्यू डाल देते हैं 22/7 पाई की वैल्यू, राइट। सो देखिए बच्चों, ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 11 ज़ा 13 इंटू 11 शॉर्टकट मेथड, 3 को एज इट इज़ लिखा, 3 + 1 4 और ये 1 एज इट इज़, यानी 143 सेंटीमीटर्स। ये जो अगर आप ऐसे 13 सेमी सर्कल्स लेते हैं तो उन 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ जो है वो 143 सेंटीमीटर्स बनेगी। ओके, 243 13 इंटू 11, कहाँ गड़बड़ की? 13 इंटू 11, 1 मिनट बच्चों, चेक कर लेते हैं कभी गड़बड़ ना हो। 5.3 ना, क्वेश्चन नंबर क्या है? 18, 143 करेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 भी अच्छा है बच्चों, बहुत पसंद आया मुझे। अब इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन 19, देखिए 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom, 19 in the next row, 18 in the third, row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row now? देखिए बच्चों, अच्छा है क्वेश्चन। जैसे ये इस तरह से सिंपल सा एग्जांपल लेते, 20 इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 20, 17 वगैरह। ओके, टेक्स्ट बुक में अब ये तो आपको वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन और ड्रॉ डायाग्राम दोनों सेम पेज पे है, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अब डेटा हमें क्या दिया है? 20 लॉग्स इन दी बॉटम, यानी फर्स्ट टर्म जो है उसमें 20 और उसके ऊपर वाली नेक्स्ट रो में 19, यानी हमारा प्रोग्रेशन इस तरह से बन रहा है 20 19 18 17 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कितने लॉग्स अरेंज हुए हैं? Sn इज इक्वल टू 200। ओके, अब हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी रोज़, यानी ये जो 20 के ऊपर 19 18 17 16, यानी आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा ताकि ऑल 200 अरेंज्ड हो जाए, और टॉप रो में कितने लॉग को रखना पड़ा होगा। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ दिस इज एन AP, A इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू 19 माइनस 20 यानी -1। ओके, अब Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a
plus n minus 1 into d. Therefore 200 is equal to n नहीं पता है लेकिन a और d पता है. So 2 into a is 20 plus n minus 1 into d is minus 1. Okay. Therefore 200 is equal to n by 2 into 40 और ये n into minus 1 so minus n और माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 400. अब देखिए बच्चों इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n. ओके. देयरफॉर 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वेयर. फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया. इन सबको इस तरफ ले लेते हैं. सो n स्क्वेयर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. राइट. इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब 400 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं ताकि आपको 41 मिले. राइट. एंड 25 इंटू 16 जैसे अभी मैंने बताया था आप 400 के फैक्टर्स निकाल सकते हो और फिर अलग अलग पॉसिबिलिटी देख कर के आप चेक करेंगे तो आपको उसके फैक्टर्स मिलेंगे 25 एंड 16. सो n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0. देयरफॉर n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16. अब देखिए बच्चों इंटरेस्टिंग बात यहाँ है. अगर कोई दोनों में से एकाध n फ्रैक्शन या नेगेटिव या ऐसा कुछ आता तब हम बता सकते थे डायरेक्ट कि भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स. वो फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकती. लेकिन अभी जो वैल्यूज़ है वो तो अभी तो दोनों एक्सेप्टेबल लग रही है लेकिन दो तो आंसर नहीं हो सकेंगे. देखते हैं क्या आगे बनता है. तो देखिए हम मानते हैं कि देयर आर 25 रोज. राइट. तो टॉप रो में कितने लॉग्स रखने पड़ेंगे. सो a25 इज इक्वल टू a प्लस 24d. राइट. दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1 क्योंकि a की वैल्यू 20 है और d की वैल्यू माइनस 1 है. राइट. सो दैट इज 20 या एंड दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 24 यानी कि माइनस 4. अब ये हमें रीज़न मिल गया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कहने का क्योंकि माइनस 4 लॉग तो नहीं रख सकते. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके. इसमें क्या होता है देख लेते हैं. 16 में a16 विल बी इक्वल टू a प्लस 15d एंड दैट इज़ 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1. d माइनस 1 है. ओके. सो 20 माइनस 15 यानी 5. यस. तो बच्चों अब आपका आंसर हो गया कि 20 फिर 19 18 17 ऐसे करते करते टोटल 16 रोज बनानी पड़ी होगी और टॉप रो में 5 लॉग्स रखने पड़े होंगे. ओके. गुड क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. आप स्पोर्ट्स डे में ये पोटैटो रेस तो खेलते हैं लेकिन उसमें भी मैथ्स जुड़ा हुआ है. देखिए इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Figure बनाई है. Okay. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, then runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखिए बच्चों
ये आपकी लाइन है, यहाँ आपकी एक बकेट है, ओके। और फर्स्ट पोटैटो जो है आपका वो बकेट से 5 मीटर दूरी पर है, लेकिन फिर बाद में सारे ये टोटल 10 पोटैटोज़ है ऐसा कहा है। सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, और ये सारे अब जो है वो 3 मीटर्स अपार्ट है ईच, यानी हर एक का डिस्टेंस 3 मीटर्स है लास्ट तक। ये भी 3 मीटर, ये डिस्टेंस इतना, ओके ओके। अब कंडीशन क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बकेट, राइट। यहाँ से आपको शुरू करना है, और वैसे ये होता है कि ये सारे पोटैटोज़ इकट्ठे करके जो सबसे पहले बकेट में रख देता है वो विनर होता है। अब प्लेयर्स अपनी अपनी स्ट्रेटजी आजमाते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि आपको पहले यही पकड़ना है। कभी कभी कोई प्लेयर यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले पूरा दौड़ के यहाँ से लेके आते हैं, फिर ये वगैरह। यहाँ हमारे पास कंडीशन ये दी है कि फर्स्ट पहले उसको ये पोटैटो लेना है, मतलब यहाँ से शुरू करना है, फिर ये पोटैटो लिया, वापस आकर इस बकेट में डाला, फिर से यहाँ से शुरू किया, ये वाला पोटैटो लिया, इसमें डाला, एंड सो ऑन, राइट, ओके। तो फॉर कलेक्टिंग फर्स्ट पोटैटो, competitor will have to run how many kilometers बच्चों? देखिए फर्स्ट पोटैटो जो है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है, और स्टार्टिंग पॉइंट बकेट है, यहाँ से दौड़ना शुरू करना है। मतलब ये आप 5 मीटर्स गए और फिर 5 मीटर्स वापस आए वापस डालने के लिए। सो 5 2 या 5 + 5 यानी 10 मीटर्स, ओके, ठीक है। फॉर कलेक्टिंग एंड कीपिंग इन बकेट, दोनों काम हो रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा बच्चों सेंटेंस ठीक कर लेते हैं। फॉर कलेक्टिंग फर्स्ट पोटैटो एंड कीपिंग इन बकेट, competitor will have to run 10 meters, okay। अब for collecting second potato and keeping in bucket, competitor will have to run, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। अब सेकेंड बकेट से ये सेकेंड पोटैटो कितना दूर है, तो 5 + 3 यानी 8 मीटर्स की दूरी पर है। सो 8 2 16 मीटर दौड़ना पड़ेगा। फॉर कलेक्टिंग थर्ड पोटैटो एंड कीपिंग इट इन बकेट, देखिए अब थर्ड पोटैटो, ये सब आप लिखते रहना। थर्ड पोटैटो के लिए देखिए 5 + 3 + 3 यानी 11, यानी 11 मीटर वन साइड, फिर वापस। सो 11 2 22, इसको 5 × 2 आप समझ सकते हो, दिस इज़ 8 × 2, और 5 + 3 × 2, ये है 5 + 6 × 2 एंड सो ऑन, राइट। और टोटल कितने पोटैटोज़ है, लाइक फॉर 10th, फॉर कलेक्टिंग 10th पोटैटो एंड कीपिंग बैक इन द बकेट, दिस विल हैव टू रन कितने, देखो 5 प्लस कितने करने पड़ेंगे। वैसे शायद उस डेटा की हमें ज़रूरत भी नहीं है, चलेगा, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं वो कैलकुलेट करने में। अब हमें तो AP मिल गया, देयरफॉर AP हमारा क्या है, 10 16 22 एंड सो ऑन अप टू
10 पोटैटोज यानी 10 टर्म्स। ओके, एंड देयरफॉर Sn, अब हमें तो टोटल कितना दौड़ना पड़ा ये सारे कलेक्ट करने के लिए, वो फाइंड करना है, यानी ये सब टर्म्स का सम। 22 को अच्छे से लिखे। ओके, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देयरफॉर S 10 टर्म्स, क्योंकि 10 पोटैटोज है। 10/2 2a, व्हाट इज a? 10 प्लस 10-1 यानी 9। d क्या है? 6। बच्चों हमने a और d नहीं निकाला। हाँ, आपको ये लिखना चाहिए, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 16 माइनस 10 यानी 6। सो दिस इज 6। सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस 54। सो 5 इंटू 74, सो 370 हो जाएगा मीटर्स, राइट। सो यानी कि competitor will have to run 370 meters to collect all the 10 potatoes and keeping it back in the bucket, right? So बच्चों, इसके साथ अब हमारा ये जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 और उसके साथ चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। लेकिन अब हम 2 शायद क्लासेस और लेंगे जिसमें ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और MCQs, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप ये अपनी नोटबुक जो है उसमें अच्छे से एक्सरसाइज 5.1, 2, 3 सब कंप्लीट करके रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं बच्चों, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।